जय हिंद दोस्तों। मैं कंचन कुमार आप लोगों का अपने क्लास यूटेन क्लासेस में स्वागत करता हूं दोस्तों। और इसका अपना लोगो है कि मेहनत इतनी खामोशी से करें कि सफलता शोर मचा दे। आप लोग मेहनत इतनी अच्छे से करें और सब कैंडिडेट जो ध्रुव एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो भी प्रिपरेशन लग जाएँ। टाइम आपके पास बहुत कम है दोस्तों, और इसीलिए अभी हम मॉडर्न हिस्ट्री भी चालू किए हुए हैं आप लोग के लिए, हित के लिए। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर कुछ जिस दिन मतलब हमें लग जाएगा कमेंट से भी माध्यम से, अगर आप लोग कहते हैं कि सर हम 30 लड़का हैं, 25 से 30 लड़का जिस दिन मेरे पास आ जाएंगे मिनिमम, तो मैं लाइव क्लास शुरू कर दूंगा। ठीक है, मैं प्रयास करूंगा कि लाइव क्लास शुरू कर दूं, क्योंकि अवेलेबल हूं पटना में, तो लाइव लेने में कोई दिक्कत है नहीं, है ना। और पर डे वीडियो बनाता हूं, पर डे डालता हूँ, ये नहीं कि बना कर रख दिए हैं, है ना। तो चलिए आइए आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को देखते हैं। यूरोपियन कंट्री, यूरोपियन देश जो भारत जो आया उसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। सबसे बड़ी पहली बात है कि यूरोप, आपको मैप पे कुछ समझना पड़ेगा बात कि यूरोप कहाँ है, एशिया कहाँ है, अफ्रीका कहाँ है। और यूरोप के साथ यूरोप ब्रिटेन जैसे था, आपका जर्मनी है, इटली है, फ्रांस है, स्पेन है, पुर्तगाली है, फ्रांसीसी है, सब यूरोपियन कंट्री है। जितने भी यूरोपियन कंट्री है उसका व्यापार भारत के साथ बहुत पहले चलते आ रहा है, ये नहीं कि नया शुरू हुआ है। आप सोचिएगा सिंधु घाटी सभ्यता में ही मेलुहा एक जगह बताए थे, मेलुहा, जिसका अर्थ सिंधु नदी, उसका इराक से व्यापार होता था। तो व्यापार बहुत पहले से चलते आ रहा है। वैदिक काल में मध्य एशिया से या सेंट्रल एशिया से लोग आए, व्यापार चलते आ रहा है। ऐसा नहीं कि व्यापार शुरू हुआ और अंग्रेज जो आए, चाहे जो पुर्तगाली आए, एकाएक आ गए, टपक गए। पहले से लोग व्यापार कर रहे थे, लेकिन व्यापार में हुआ क्या हलचल, जो यूरोपियन लास्ट में फिर जागरूक हुए। और देखिए हम लोग जिसमें भारत में मिडाइवल चल रहा था, मध्यकालीन भारत चल रहा था, जिसमें अंग्रेज औरंगजेब शासनकाल, अकबर का शासनकाल था, बाबर का था, मतलब मिडाइवल भारत जिसमें मध्यकालीन इतिहास में था, उस समय यूरोप आपका आधुनिक भारत में था। उसमें यूरोप क्या था, आधुनिक भारत में था। कैसे? क्योंकि वहाँ रेजोनेंस चल रही थी, वहाँ पुनर्जागरण हो चुका था, यूरोप में हलचल हो चुका था, क्रांति, औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो चुका था, है ना। तो जागरूक हो चुके थे। और उन लोग, हम मिडाइवल में हैं और मॉडर्न में है, वो बिजनेस कर माइंडेड हैं, वो पूर्णतः बिजनेस माइंडेड हैं। हम लोग अभी अपरंपरागत ट्रेडिशनल जीवन जी रहे हैं। तो इसमें देखा जाए कि कैसे क्या हुआ। तो सबसे पहले बात, यूरोप में मिडाइवल में सबसे पहले पुर्तगीज आया। कौन आया? पुर्तगीज, पुर्तगाली। तो उसके देखने से पहले कारण क्या हो आने के, उसके पहले देखते हैं। देखिए आप पहले समझिए बात को। मैप पे थोड़ा सा देख लें हम लोग कि हमारा ये इंडिया है। मान लीजिए हम अपना इंडिया को यहाँ रखे, है ना, ये मेरा इंडिया है। ठीक है, आप इंडिया को थोड़ा सा बस ड्रा क्या कर रहा है, थोड़ा सा खाली ऐसे देख लेते हैं, मोटा मोटी हम लोग मतलब ऐसे बना लेते हैं, ना। चलिए ठीक है, देख लिए ये भारत है। ये उस समय भारत था आपका, बात हम कर रहे हैं सब 15वीं शताब्दी का बात हो रही है। ये आपका पाकिस्तान है। ये क्या एरिया है? पाकिस्तान है। ये देखिएगा, ये पाक है, ये इंडिया है ना। और ये आपका अफगानिस्तान है, बस ये अफगानिस्तान है। ठीक है, ये एरिया जो है आपका बड़ा सा एरिया ईरान का है। किसका है? ईरान है ना। और आपका ईरान के बाद फिर ये एरिया, ईरान के बाद पाकिस्तान। देखिए ऐसे भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, फिर यहाँ पर आपको इराक शुरू हो जाता है। कौन है? इराक है। देखिए कैसे मैप बनता है, इराक है। ठीक है, ये आपका क्षेत्र जो है सीरिया का क्षेत्र है। और बहुत कंट्री है, हम इतना बता रहे हैं, मोटा मोटी सीरिया का क्षेत्र है, जहाँ पर बहुत हलचल होती रहता है। इसके बाद जहाँ हमको जाना है मेनली, यहाँ पर एक कंट्री है तुर्की। ये क्या है? तुर्की। इसको देखना मेनली, इसको जी को पढ़े होंगे आप लोग। इसे यूरोप का मरीज भी कहा जाता है, पेशेंट। क्यों? कि ना तो एशिया में है ना यूरोप में है, बीच में है फंसा हुआ। यही हमको पकड़ना है कि देखिए कैसे क्या होता था। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक और तुर्की, ये हुए। ये आपका हिंद महासागर हो गया। क्या हो गया? ये आराम से पढ़ा जाए, हिंद महासागर, है ना। ये क्या है? हिंद महासागर। इसी के पानी जो बट गया है, इधर बंगाल की खाड़ी में है, तो इसको बंगाल की खाड़ी कह दिए हम लोग, बंगाल की खाड़ी, है ना। और ये अरब सागर, अरबियन कंट्री है, इसीलिए इसको अरब सागर कहते हैं। यहाँ पर अरबियन कंट्री है, इसीलिए इस हिंद महासागर के पानी को ही अरबियन सागर कहा जाता है। क्यों? कि आपका देखिएगा यहाँ से ईरान के सामने देखिएगा, मैप देखिएगा, पाकिस्तान हम बना रहे हैं, ईरान के सामने यहाँ से आपका अरबियन कंट्री शुरू हो जाता है। क्या जाता है? ये अरबियन कंट्री है। ठीक है,
ये अरबियन कंट्री है आपका, ये अरबियन कंट्री, ठीक है। ये अरब, सऊदी अरब, ये सब क्षेत्र है। यहाँ पर इस जगह अमन है, ओमान, क्या है, ओमान। यहाँ पर अमन है, अनम, ठीक है। ये अरबियन कंट्री है, सऊदी अरब वगैरह सब यहीं पर है। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये अरब सागर है, इसीलिए अरबियन कंट्री यहाँ पर कर दिए। ये आपका पूछता है क्वेश्चन, ये जो है ईरान को पहले नाम था फारस, क्या नाम था, फारस भी नाम था। नादिर शाह का आक्रमण फारस से, नादिर शाह ईरान से आया था, ईरान का नेपोलियन था। नादिर शाह जो कल पढ़ाए थे हम, ईरान का वो क्या था, नेपोलियन था, जो भारत पर आक्रमण किया था, है ना, 1739 में। और क्या क्या ले गया, तख्ते ताउस ले गया, मयूर सिंहासन ले गया, क्या ले गया, और कोहिनूर हीरा ले गया, और बहुत सारा खजाना ले गया। यही ईरान का शासक, फारस का शासक था। तो इसीलिए इसको कहते हैं फारस की खाड़ी, गल्फ है, ये क्या है, गल्फ है। इसी का पानी घुसा है, अरब सागर का पानी इसमें घुसा है, एक खाड़ी है। खाड़ी क्या बताए थे, जो तीन तरफ पानी से घिरा हो, है ना, फारस की खाड़ी कहिए या पर्सियन खाड़ी कहिए, पर्सियन गल्फ कहिए इसको, ठीक है, पर्सियन गल्फ। और ये पर्सियन गल्फ जो है खाड़ी, यहाँ पर क्लोज हो गया, देखिए यहाँ पर क्लोज हो गया। बताने का मेरा एक कारण है कि भारत का बिजनेस जो चल रहा था यूरोपियन से, यहाँ देखिए ये आपका ये हो गया, ये यहाँ पर अफ्रीका है, ये क्या है, अफ्रीका महादेश, सॉरी इतना थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, ये क्या है, अफ्रीका महादेश। हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, एशिया महादेश में। हम लोग कहाँ हैं, एशिया महादेश में। हम लोग क्या है, एशिया में है। ये अफ्रीका है, ये यूरोप का है। ये क्षेत्र पूरा क्या है, यूरोप का, ऊपर से क्या है, रूस भी है, यूरोप है, ये क्षेत्र यूरोप है, ठीक है। तो यूरोप को व्यापार करना था, हमारा बताने का मतलब था ये पूरा यूरोपियन कंट्री, मतलब यहाँ पर स्पेन है, यहाँ पुर्तगाल है, ठीक है, अभी फोकस कर रहे हैं। यहाँ पर ब्रिटेन, अंग्रेज है। देखिए पूरा मैप को, यहाँ से बिजनेस करना है किसके साथ, भारत के साथ। किसके साथ, यहाँ इंडोनेशिया क्षेत्र है, सुमात्रा इंडोनेशिया क्षेत्र है, यहाँ बिजनेस करना है। और नीचे जाता है ना, ये सुमात्रा इंडोनेशिया है, यहाँ से बिजनेस करना है। तो बताइए कि अब यहाँ इस लोगों को बिजनेस करना है, शुरू से व्यापार चल रहा है। तो रास्ता क्या था पहले व्यापार करने का, बता रहे हैं, वही बताने जा रहे हैं कि ये देखिए एक रास्ता था कि आपको यूरोप जो है ये सब यहाँ से जुड़ा हुआ है। देखिए ध्यान से, ये लैंड से जुड़ा हुआ है तुर्की से, मेन फोकस देखिए तुर्की। ये आपका भूमध्य सागर है, क्या है, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर का पानी हो गया। और इराक के बगल में यहाँ पर आपको, हाँ यहाँ बाल्टिक सागर है, बाल्टिक सागर, ठीक है। और ऊपर में कैस्पियन सागर है, ऊपर क्या है, कैस्पियन। एमबीसी याद रखेंगे, एमबीसी, एमबीसी मतलब क्या, मेडिटेरियन सी। एम से हो गया मेडिटेरियन सी, बी से हो गया बाल्टिक, सी से हो गया कैस्पियन। एमबीसी एक कास्ट भी होता है, कैटेगरी भी होता है। तो एमबीसी से याद रहेगा, आपको ऐसे सजा लेंगे एमबीसी, तब याद रहेगा आपको, नहीं तो उलट जाएगा। पहले बाल्टिक है। अब देखिए यहाँ पर ये जगह था तुर्की, तुर्की के बगल में यहाँ पर ये जगह देखिए, ये लैंड क्षेत्र है, छोटा सा शहर था जिसका नाम था कुस्तुनतुनिया। एकदम आराम से स्त्री सब कुस्तुनतुनिया, आप लोग बहुत सुने होंगे इसका। वहाँ नाम था कॉन्स्टेंटिनोपल, कॉन्स्टेंटिनोपल। ऐसे हम लोग अपने भाषा में इसको कुस्तुनतुनिया कहते हैं, ठीक है। अब व्यापार का माध्यम देखिए क्या था, या तो यूरोपियन लोग, इन लोग यहाँ से जाए, यहाँ जाएगा कुस्तुनतुनिया जाएगा, यहाँ से माल फिर तुर्की जाएगा। और लैंड है, सब पानी कहीं नहीं है, सब लैंड है। पानी से सीरिया जाएगा, इराक होते, ईरान होते हुए ऐसे भारत में आ जाएगा। एक माध्यम हो गया, स्थल मार्ग हो गया, ये एक मार्ग हो गया पूरा कंप्लीट, स्थल मार्ग। हम बता रहे हैं एक मार्ग क्या हो गया, स्थल मार्ग, पूरे स्थल है, पानी वहाँ पर कहीं नहीं है, ठीक है। एक मार्ग क्या था व्यापार करने का, यूरोपियन लोग यहाँ से आते थे, यहाँ पर इटली है, वेनिस है उसका शहर, अपना आया, भूमध्य सागर में घुसा। और एक लाल सागर, यहाँ लाल सागर है, जहाँ पर सुएज नहर बना हुआ था, उसमें नहीं बना हुआ था, लाल सागर। अब पूछेगा लाल सागर कहाँ कहाँ है, तो अरबियन और अफ्रीका के बीच में है ना। देखिए ये अरब कंट्री है, ये अफ्रीका है, ये लाल सागर है। यहीं पर आपका अदन की खाड़ी भी है, पूछता है क्वेश्चन, अदन की खाड़ी।
ओमान की खाड़ी पूछेगा तो यहाँ है, ओमान यहाँ है तो ओमान की खाड़ी ये इस क्षेत्र को बोलेंगे ओमान की खाड़ी, लेकिन अदन कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, अदन की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। ओमान शहर यहाँ है तो यहाँ ओमान की खाड़ी हो गया, अदन यहाँ है तो अदन की खाड़ी हो गया। ये लाल सागर के थ्रू ऐसे आते थे भूमध्य सागर से, और यहाँ पर आपका जो है ये यहाँ पर जुड़ा हुआ है, यहाँ पर जो है थोड़ा सा क्षेत्र जो है जो यूरोप अफ्रीका का जुड़ा हुआ मिस्र है। ये कौन है? मिस्र कंट्री है। ये लाल सागर है, ये क्या है? लाल सागर बैंड यहाँ से ये लाल सागर हो गया। अब देखिए यहाँ एक माध्यम जो बताया आपको व्यापार का ये पूरा स्थल, दूसरा आया भूमध्य सागर, भूमध्य सागर से आया मिस्र में सिकंदरिया एक जगह था, वहाँ पर भी माल रखता था, और वहाँ से लाल सागर होते हुए फिर भारत में चाहे आपको इसमें पहुँच के दूसरा रास्ता, एक और रास्ता हो गया दूसरा रास्ता। कैसे? लाल सागर होते हुए, लाल सागर से रास्ता एक दिखाया आपको, एक दिखाया रास्ता ये, एक रास्ता दिखाए ये लाल सागर। तीसरा उपाय क्या है? तीसरा उपाय कि आप आइए तुर्की, आइए चाहे इराक आइए, यहाँ सामान दीजिए, तुर्की में सामान दीजिए, ये पहुँचाएगा। फिर फारस की खाड़ी, एक रास्ता था फारस की खाड़ी होते हुए, इसमें नदी भी है, स्थल भी आना पड़ता था, स्थल हो गया यहाँ पर, जमीन हो गया, और पानी फारस की खाड़ी होते हुए घुस जाइए आपको इंडिया में इधर। ठीक है, तीसरा फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी। व्यापार का 3 माध्यम क्लियर। इन लोग व्यापार आराम से कर रहे थे, कोई दिक्कत ना। बिचौलिया था, माल टैक्स देना पड़ता था मिस्र को, यहाँ टैक्स देना पड़ता था वेनिस को, इटली, मतलब यूरोप में सबसे बड़ा शहर जो था इटली का वेनिस और एक जिनेवा, 2 शहर जो था ये बिजनेस का हब था यूरोप में। खूब माल यहाँ लूटता था ये दोनों, यूरोप का वेनिस और जिनेवा, समझ गए बात। और यहाँ पर तुर्की हब था, तुर्की से ज़्यादा पकड़ था अरब का, इससे कोई भी आएगा तो अरबियन कंट्री का पकड़ ज़्यादा था। माने एशिया से व्यापार करना है तो अरब को आपको टच करना ही पड़ेगा, इस क्षेत्र को छूना ही पड़ेगा। या तो फारसी खाड़ी दिखाइए, और ज़्यादा इसी से होता था व्यापार, फारसी खाड़ी से ज़्यादा व्यापार होता था। कहिए क्यों सर? इसलिए सर कि लाल सागर हमेशा कुहासा से भरा रहता था, यहाँ पर हमेशा कुहासा रहता था, तो बिजनेस करने में दिक्कत होता था, कुहासा में सामान ले जाने में दिक्कत होता है ना, कोहरा कारण, इसीलिए इसमें ज़्यादा व्यापार होता था। तो इस फारस की खाड़ी पर किसका पकड़ है? अरबियन कंट्री का। किसका पकड़ है? अरबियन कंट्री का पकड़ है। तो अरबियन कंट्री का पकड़ यहाँ पर हो गया, और तुर्की का पकड़ है इधर एशिया में पकड़ है इसका, अरब का और तुर्की वगैरह का। यूरोप में पकड़ है वेनिस और इटली का। बाकी सब बिजनेस कर रहा था, अपना टैक्स दे रहा था, जो भी सामान पर लग रहा देकर बिजनेस कर रहा था, आराम से चल रहा था, कोई बात नहीं, किसी को कोई रेजोनेंस नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या, यूरोप में आ चुका था पुनर्जागरण। क्या आ गया? पुनर्जागरण। वहाँ पर क्रांति, औद्योगिक क्रांति यहाँ चल रही है। यहाँ पर ये आधुनिक भारत में जी रहा है, यूरोप जो है आधुनिक भारत में जी रहा है दोस्तों। हम लोग मध्यकालीन भारत में है, अभी समय जो है मध्यकालीन है, अकबर का समय चल रहा है। ठीक है, अभी अकबर का समय, बाबर का समय चल रहा है। यहाँ पे मुगल काल है, यहाँ पर क्या है? मुगल वंश है, मतलब मिडाइवल में है, मध्यकालीन में है। हम लोग मध्यकाल में है अभी, और ये मॉडर्न में, आधुनिक काल में है। इसकी जागरूकता बढ़ चुकी है, हमारी जागरूकता भी मध्यकालीन है, मिडाइवल है। अब क्या होता है, एक क्रांति की जो होती है घटना, उस घटना को देखिएगा। व्यापार चल रहा था, कोई बात नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं था, अपने लोग कर रहे थे, कहीं कोई खोज नहीं। भारत की कहता है ना, भारत की खोज कर दिया वास्को डी गामा, तो क्या भारत भुलाया हुआ था क्या? ऐसी बात तो नहीं कि भारत भुलाया हुआ था। हम लोग शब्द यूज करते हैं, भारत की खोज नहीं होना चाहिए। हाँ, ये समुद्री मार्ग की खोज कर दिया, ये बोलना चाहिए, समुद्री मार्ग की खोज किया वास्को डी गामा, ना कि भारत की खोज कर दिया। ठीक है, तो कोई बात नहीं। अब देखिए क्या होता है कि यहाँ जो जगह बताया आपको कुस्तुनतुनिया, इसकी कहानी सुनिए। यहीं पर एक कुस्तुनतुनिया जो है आपका 1453 में, 1453 को याद रखेंगे, पूछता है क्वेश्चन, 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन हो जाता है। कुस्तुनतुनिया शहर जो है उसका पतन हो जाता है कब? 1453 में पतन होता है। कैसे पतन होता है? तुर्की कब्जा कर लेता है। तुर्की, ये देश जो तुर्की है, यूरोप का मरीज जिसको कहा जाता है, ये आपको कुस्तुनतुनिया पर पतन आपको कब्जा कर लेता है। ठीक है, कब? 1453, मतलब 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन, कॉन्स्टेंटिनोपल का पतन, जिसका स्थापना किया था राजा रोमन साम्राज्य। यहाँ क्या था? यहाँ पर जो है आपको कुस्तुनतुनिया में रोमन साम्राज्य था, रोम का व्यापार था, मतलब यूरोप का एक कंट्री रोम है, रोमन साम्राज्य था, मतलब रोमन में भी कह सकते हैं ऑटोमन साम्राज्य। क्या था? ऑटोमन साम्राज्य था। यहाँ पर क्या था? ऑटोमन साम्राज्य, और आपका रोमन साम्राज्य कहिए या ऑटोमन साम्राज्य कहिए, उसका पतन हो जाता है 1453
1453 में। इस दिन पतन जब होता है 1453 में, रोमन साम्राज्य का अंत। अब तुर्की कहता है कि हम बिजनेस करने नहीं देंगे, अपने मार्ग से किसी भी जहाज को जाने नहीं देंगे, हम बिजनेस नहीं करने देंगे। माने एक तो तुर्की का आतंक, दूसरा मिस्र कह रहा है कि मिस्र भी आतंक कर रहा है, मिस्र भी आपको कर रहा है, नहीं करने देंगे। अरबियन कंट्री अलग कब्जा किए हुए है, हम नहीं बिजनेस करने देंगे। अब यूरोप कहाँ, ये लोग बेचारा जो देश है, पुर्तगाल, अंग्रेज, ब्रिटिश, ये सब हलचल है, कैसे बिजनेस करें इन लोग के साथ। यहाँ रोक रहा है तुर्की, एक शहर था उस पर कब्जा ही कर लिया कुस्तुनतुनिया पे, और एक मिस्र का दिक्कत कर रहा है, अरबियन दिक्कत कर रहा है बिजनेस करने में, बिजनेस रुक रहा है। तब इन लोग के पास जागरूकता आया और इन लोग बोला नहीं छोड़ो, इस सब को हम लोग टच ही नहीं करेंगे, इन लोग एरिया को कोई मतलब ही नहीं रहे, जाए जहन्नुम, इन लोग जहन्नुम चले जाए, इन लोग से मतलब नहीं है। इन लोग अपना एक रास्ता खोजा और सोचा कि चलो समुद्र के जाए। उसमें नाविक का खोज हो चुका था, और प्रिंस हैरी एक राजा था, प्रिंस हैरी, वो बहुत बड़ा नाविक को प्रोत्साहन देने वाला राजा, वो आपका कहा कि चलो और अपना जो है सो सागर का खोजो। इधर तो सागर है, इधर आपका क्या अटलांटिक महासागर है, मैप में देखिएगा तो अटलांटिक महासागर है। निकल गया सब इधर से खोज करने के लिए। तो इसी दरमियान में आपका सबसे पहले जो निकलने वाला है स्पेन और पुर्तगाली पहले निकला। पहले खोज करने के लिए स्पेन निकला, फिर पुर्तगाली सबसे पहले आगे ही हुआ, तब डच और डेनिश और फ्रांसीसी अंग्रेज वगैरह आए। तो स्पेन का ही कोलंबस था, याद कीजिएगा आप लोग, 1492 कहीं देता है, कहीं 94। कोलंबस स्पेन का कोलंबस निकला था खोज करने, समुद्री मार्ग भारत के व्यापार करने के लिए इधर, लेकिन घुर गया इधर, इधर चला गया, कहाँ चला गया, अमेरिका चला गया। कहाँ चला गया, अमेरिका की खोज कर दिया। इधर तो अमेरिका था, अटलांटिक महासागर, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका इधर है, तो चला गया, कहाँ चला गया वो, अमेरिका का खोज कर दिया। तो 1494 में किसका खोज हुआ, अमेरिका का। कौन खोज किया, कोलंबस। कौन किया, कोलंबस। कब किया, 1492 या 94। कहाँ का था, स्पेन का। बात समझे, इस एरिया का क्लियर हुआ इधर। तो अब जो है, अब पुर्तगाली में बात होता है कि पुर्तगाली यात्री इधर मिटाते हैं हम। स्पेन का कोलंबस हो गया, अमेरिका का खोज कर दिया, निकला था भारत की खोज करने के लिए। भारत का खोज करने नहीं, माने व्यापार करने का मार्ग, बिजनेस करने का मार्ग है ना। अब पुर्तगाली जो है, यहाँ का एक यात्री था, पहले ध्यान दीजिएगा, पूछता है 1487 ईस्वी में। पहली बात, एक था बार्थोलोमो, दिख रहा है, बार्थोलोमो डियाज। 1487 डेट नहीं भूलेंगे। बार्थोलोमो पुर्तगाली था, पुर्तगाल से निकलता है, इस देश से निकलता है, और अब भारत की समुद्री मार्ग खोज करने के लिए और बिजनेस करने के लिए निकलता है। आते ये अफ्रीका जो है, ये अफ्रीका महादेश है। कौन महादेश है, अफ्रीका महादेश है ना। तो अफ्रीका महादेश के तट पे आता है, यहाँ पे, यहाँ से आगे वो नहीं बढ़ पाता है। यहाँ पर ये आपको, इसको कहते हैं उत्मासा अंतरिप, याद रखेंगे, उत्मासा अंतरिप। मतलब आपका पूछेगा उत्मासा अंतरिप की खोज कौन किया, तो बार्थोलोमी डियाज। कौन किया, उत्मासा अंतरिप का, या इसको कह सकते हैं केप ऑफ गुड होप की खोज कौन किया, तो बार्थोलोमी डियाज। यहीं पर आपको उत्मासा अंतरिप, इसी को आपको कहीं तूफानी अंतरिप, तूफान लगा दीजिए, सिर्फ अंतरिप रहेगा, तूफानी अंतरिप भी कहा जाता है। 3 नाम बताया आपको हम, उत्मासा अंतरिप, तूफानी अंतरिप या केप ऑफ गुड होप। यहां तक आता है और रुक जाता है पुर्तगाली। उसके बाद फिर चलता है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा नाम सुन के आपको लोगों को खुशी हुआ होगा कि वास्को डी गामा बोलने में अच्छा लगता है शुरू से। वास्को डी गामा 1487, 11 साल के बाद 1498 में चलता है। कौन, वास्को डी गामा, पुर्तगाली है ये भी। ये आपको चलता है और ये आपको इसी मार्ग से निकलता है जिस मार्ग से ये आया था, अफ्रीका तक आता है, और इसके बाद ये आपको इधर बढ़ जाता है। क्या है, आपको पेन चेंज करते हैं, इधर निकल जाता है और जो है से घूमते घूमते आपको इधर आता है, और केरल के यहाँ कालीकट तट है। क्या है, कालीकट तट,
कालीकट तट यहाँ पर पहुँचता है। इस यात्रा अभियान में उसको अब्दुल मजीद, एक यात्री था अब्दुल मजीद, क्वेश्चन करता है बराबर, अब्दुल मजीद सहायता किया था। कौन किया था? अब्दुल मजीद। यहाँ से यात्रा करने के दरमियान उसको अब्दुल मजीद, वास्को डी गामा मदद कौन किया? अब्दुल मजीद किया। कौन किया? अब्दुल मजीद किया था, है ना। कहाँ पहुँचाओ? कालीकट, केरल। कालीकट, केरल। यहाँ पर शासक था एक हिंदू शासक था। कौन पूछेगा क्वेश्चन? कौन शासक? हिंदू शासक। उसका उपाधि था जमोरिन। उन लोग राजा नहीं था, ये उपाधि लेता था जमोरिन राजा। वहाँ का राजा था जो उपाधि लेता था जमोरिन। वो आपका स्वागत किया, भव्य वास्को डी गामा का स्वागत हुआ। वास्को डी गामा का भव्य स्वागत हुआ। और वास्को डी गामा जितना भी यहाँ से चाहा माल जो है ठूस ठूस करके नाव में, 2 नाव में जितना भी भर के ले गया और माल यहाँ से उठाया कालीकट से। और क्या ले गया? मसाला, कपड़ा, है ना, ये सब जो आपको गोलकी, जीरा, ये सब लेके यहाँ से चला। फिर का यहाँ से चला और फिर आपको इसी रास्ते से अपना लौट गया कहाँ? फिर आपको चला गया पुर्तगाल। कहाँ चला गया? पुर्तगाल। और कहा जाता है दोस्तों कि उसको जाने के बाद सारा खर्चा निकाल करके, जितना भी उसको आपको नाविक में लगा खर्च, उसको सारा खर्चा को निकाल करके उसको जो है आपको लगभग 60 गुना फायदा हुआ था। 60 गुना। सोच लीजिए, 1 रुपया इन्वेस्ट और 60 रुपया इनकम। नाव को ले गया, भर के लाया और यहाँ पर हलचल मच गया। 60 गुना फायदा होने में पूरा यूरोप में हलचल मच गया। बात समझे? तो इस तरह से भारत का खोज हुआ और आपको वास्को डी गामा तक आपकी यात्रा यहाँ हुई। ठीक है। अब कहिएगा सर उसके बाद क्या हुआ? ये बता चुके हैं। आज भी शहर है, ये शहर यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ये कुस्तुनतुनिया जो पतन हुआ, इसका नाम चेंज हो गया। 1930 में इसका नाम कर दिया गया इस्तांबुल। अगर पूछेगा आपसे शहर, इसी के शहर का नाम हो गया अब इस्तांबुल। इस्तांबुल याद रखेंगे, है ना। कहाँ है? तुर्की का शहर हो गया, यहाँ पर है ना इस्तांबुल। इस्तांबुल। अब देखिए पुर्तगाली का इतिहास देखना पड़ेगा। ये मैप आप ध्यान से देखिएगा, इसको हो सकता है मिटाएं अब। ठीक है, मिटा दें। देख लीजिए, आप थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा बनाने का प्रयास कीजिए, कुछ नहीं है ना, बनाने का प्रयास कीजिए, पहुंच जाएगा सब जगह। मिटा देते हैं। मैप पे ही हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, मैप पे ही पढ़ा जाता है। बिना मैप का कुछ नहीं संभव है। जब तक एक लोकेशन नहीं पता चलेगा। अब हम लोग यात्री आगे, अब सब इसी रास्ते से आएगा। अब इस मैप को मिटा भी देंगे, ध्यान दीजिए, खाली कहानी बोलेंगे हम। पुर्तगाली भी आएगा, अब इसके बाद फिर डच आएगा, फिर डच के बाद अंग्रेज आएगा, है ना, फिर डेनिश आएगा, फ्रांसीसी आएगा, स्वीडिश आएगा, सब आएगा। पहले कौन आया? पहले पुर्तगाली आया। कब आया? 1498 में। फिर कौन आएगा? डच आएगा। कौन आएगा? डच आएगा। डच कब आएगा? ये आपको 1505 में पहला स्थापना करेगा। डच के बाद ऐसे आपको कर दीजिए 1595 में ही आ जाता है डच। उसके बाद फिर कौन आएगा? अंग्रेज 1600 में। फिर अंग्रेज के बाद पुर्तगाली, डच, अंग्रेज। पुर्तगाली हो गया, डच हो गया, अंग्रेज हो गया, डेनिश हो गया 1616 में। फ्रांसीसी हो गया 1664 में। फिर स्वीडिश हो गया 1731 में। ठीक है, ये सारा डेटा आपका ध्यान रखेंगे इस चीज का। चलिए मिटाते हैं इसको। मिटा रहे हैं। अब हम लोग कहानी देखते हैं। मैप देख लीजिए, सिर्फ खाली हम लोग कहानी फटाफट कैसे कैसे क्या क्या कौन कौन किया। पूरे समझ में सब आपको, जितने भी देखते हैं वीडियो, जो भी देखते हैं, सभी लोग को समझ में आ जाता है? कोई कमेंट नहीं? 10-20 को भी ऐसा तो होगा कि नहीं समझ में आता होगा? तो आप कमेंट कीजिए, तब ना सुधार किया जाएगा उसमें। चलिए आइए, अब हम लोग पुर्तगाली का देख रहे थे। पुर्तगाली में कहानी क्या बताए? पुर्तगाली में पूछेगा, अब देखिए ध्यान से सुनिएगा। पुर्तगाली में पहला बात पूछेगा कि वास्को डी गामा कब आया,
वास्को डिगामा बता चुके हैं, 1498 में आया, कालीकट पे आया था। जमोरिन राजा था, क्या था, जमोरिन राजा था वहाँ का। अब्दुल मजीद उसको सहायता किया था, है ना। कहाँ से आया था, उत्मासा अंद्रेव केप ऑफ गुड होप से होते हुए आया था, केप ऑफ गुड होप से होते आया वास्को डिगामा। उसके बाद कौन आया, दूसरा यात्री पूछेगा आपसे कौन आया, तो पेड्रो अल्वारेज। दूसरा जो पुर्तगाली था पेड्रो अल्वारेज आया था, ये 1500 में। ये भी क्वेश्चन करता है, एक पॉइंट भी फालतू नहीं लिखाएंगे और एक क्वेश्चन छूटना भी नहीं चाहिए पीसीएस का, किसी चीज़ का भी, है ना। पेड्रो अल्वारेज आया। फिर आपको वास्को डिगामा दूसरी बार फिर आया, जब प्रॉफिट होगा तो फिर आएगा ना जी। 1498 आया, फिर आपको 1502 में आया दूसरा बार, ठीक है। और इसके बाद आपको क्वेश्चन करेगा कि पहली फैक्ट्री कहिए या कोठी कहिए जहां पर माल को संग्रह होता था, फैक्ट्री प्रोडक्शन नहीं होता था इन लोगों का। इन लोगों का फैक्ट्री का वो अर्थ नहीं है जो आज का अर्थ है। आज का फैक्ट्री में उत्पादन होता है, सामान बनता है, लेकिन इन लोगों का फैक्ट्री गोदाम था, सामान को खरीद कर रखता था, यूरोप भेजता था, फिर यूरोप से सामान लाता था, वहाँ रखता था, ये कोठी था। पहली फैक्ट्री आपको कोचिन में खोला गया। पहली पुर्तगाली की कहानी हो रही है, ये पुर्तगाली की बात है सिर्फ। पहली पुर्तगाली कोठी कहाँ खोला गया, कोचिन में। कब, 1503 ईस्वी में, याद रखेंगे। 1503 ईस्वी में पहला आपको खोजा गया, है ना, खोला गया मतलब पहली फैक्ट्री हो गया। अब क्या होता है, इसके बाद जब इसका विस्तार होता है धीरे धीरे आपका भारत का ये आपका पश्चिमी तट है, ये पूर्वी तट है ना जी। भारत का ये पूर्वी तट है, ये पश्चिमी तट है, ठीक है। सब पर जगह, यहाँ कोचीन है केरल में, कोचीन, ठीक है। यहाँ पर मुंबई, इस सब आपको गोवा, यहाँ गोवा है, गोवा सब जगह धीरे धीरे कब्जा करता है। दमन द्वीप, गुजरात के एरिया में देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर दमन द्वीप जो भी आपका संघ शासित प्रदेश है, दमन और दीव, इस पर कब्जा करता है। मुंबई यहाँ पर उस पर कब्जा करता है, पूर्वी तट पर भी कब्जा करता है। इस तरह से आपका ही कब्जा करता है। तो पहली फैक्ट्री कहाँ खोला, कोचीन में खोला। उसके बाद आपका प्रथम गवर्नर बन के आया, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर लिखिएगा, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। अल्मेडा याद रहेगा तो काम चलेगा, अल्मेडा। इसका जो है आया कब, 1505 में आया और 1509 तक रहा, 1504 साल, 1505 से 1500 ये आपका रहा। ये काम क्या किया इसका हम देखा जाए तो इसकी काम क्या था। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का पूछेगा आपसे काम तो सीधे रखिएगा, एक आध काम याद रखिएगा, ब्लू वाटर पॉलिसी। एकदम पूछता है ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है, आपके एक सही क्या है। ब्लू वाटर पॉलिसी था इसका, वाटर पॉलिसी कि देखिए अभी भी नेवी में जो होता है, नेवी आर्मी कितने प्रकार के होते हैं, थल सेना, वायुसेना और नेवी। पानी में जो काम करता है नेवी, तो जो ब्राउन नेवी एक होता है, ब्राउन वाटर पॉलिसी, और एक ब्लू वाटर। ब्लू हो गया डीप में, जो पूरा कब्जा कर ले, अंदर तक जाकर जो होता है सब आपका पनडुब्बी वगैरह जो अंदर में रहता है, साल भर 2 साल तक अंदर रहता है, वो सब ब्लू वाटर की पॉलिसी आता है। और जो तुरंत कब्जा करता है, हमला करता है, वो ब्राउन वाटर आता है, ब्राउन वाटर। तो ब्लू वाटर पॉलिसी था, इसका पॉलिसी था कि हिंद महासागर का जो क्षेत्र है, ये भारत का जो पानी का क्षेत्र, अरब सागर, हिंद महासागर है ना, अरब सागर हो गया, इधर से आया था, इधर से आया था, अरब सागर, हिंद महासागर, सब पर कब्जा कर लिया जाए, सब पानी के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया जाए। यही ब्लू वाटर पॉलिसी था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का। एक चीज आपको एकदम निश्चित याद रहना चाहिए, ब्लू वाटर पॉलिसी। दूसरा एक चीज कभी कभी पूछता है, बढ़िया क्वेश्चन, एग्जाम हाई लेवल के एग्जाम में पूछेगा, हम देखे हैं एग्जाम में, चौल का युद्ध पूछा हुआ है क्वेश्चन कहीं न कहीं, चौल का युद्ध, है ना जी। ध्यान दीजिएगा, आप लोग पूछा हुआ है कि नहीं चौल का युद्ध। ये चौल का युद्ध है आपका किसके किसके बीच में होता है। एक तरफ तो आपको पुर्तगाली रहता है, कौन, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा रहता है। ये चौल का युद्ध होता कब है, 1508 में। इसके समय में हो रहा है 1505 से 9 के बीच में, तो 1508 में चौल का युद्ध होता है। एक तरफ पुर्तगाली है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा है, एक तरफ मिल गया है गुजरात का लोग। ये गुजरात का, मिस्र का, देखिए दिखाए थे मैप में, देखिएगा मैप जाके, मिस्र का प्लस अरबियन, नहीं तुर्की प्लस तुर्की,
3 सेना, 3 वो नौसैनिक समुद्र में युद्ध होता है, बाहर में नहीं, समुद्री युद्ध। तो गुजरात का तट का यहाँ का नौसैनिक, यहाँ पर मुस्लिम भी था, अरबियन मुस्लिम जो था, जब जैसी वास्को डी गामा आया तो यहाँ जो मुस्लिम पहले से बसा हुआ था, बिजनेस कर रहा था, वो तो खपा हो जाएगा ना, उसको गुस्सा आ जाएगा ना, अरे यार आ गया ये सब यूरोपियन आ गया, हलचल मचा देगा, मॉडर्न में जी रहा है। तो उसके खिलाफ, अल्मेडा के खिलाफ गुजरात, मिस्र और तुर्की एकजुट बना लिया, एक संयुक्त सेना बना लिया। क्या बना लिया? संयुक्त सेना, और युद्ध किया, और फाइनली आपको ये हार गया। चौल के युद्ध में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा हार गया, पहली बार बोल रहे हैं हम। लेकिन फाइनली अंततः जब युद्ध होता है फिर 1509 में, तो आपको अल्मेडा जो है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा सारे लोग इन लोग को हरा देता है 1501 साल के बाद। चौल के युद्ध में हार जाता है, चौल का युद्ध में हार जाता है, 1500 में जीत जाता है, और पूरा हिंद महासागर पे कब्जा कर लेता है, पूरा अरब सागर पर कब्जा हो जाता है इसका। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का 2 काम याद रखेंगे, एक ब्लू वाटर पॉलिसी क्या बता चुके हैं, दूसरा चौल का युद्ध। बस इसका इतना ही याद रखना हम लोग को। उसके बाद प्रथम गवर्नर हो गया। दूसरा गवर्नर जो आपका आता है, इधर लिख रहे हैं देखिएगा, दूसरा गवर्नर जो आता है आपको इसके बाद 1509 के बाद, अल्फांसो, पूरा नाम हम लिख देते हैं, आप खाली याद रखेंगे थोड़ा सा, अल्फांसो द अल्बुकर्क, बस अल्बुकर्क याद रखें आप, अल्बुकर्क याद रखें सिर्फ आप। इसका शासनकाल यहाँ छोड़े हैं 1509 से 1515 में इसकी मृत्यु हो जाती है अल्बुकर्क का। अल्फांसो दी अल्बुकर्क है ना, अल्फांसो दी अल्बुकर्क। ये इसको अगर कहेगा आपको कि पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक, ऐसे तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ही है, फर्स्ट गवर्नर है, ये द्वितीय गवर्नर बन के आया है, अल्फांस अल्बुकर्क दूसरा गवर्नर बन के आया है। लेकिन अगर पूछेगा वास्तविक संस्थापक, वास्तविक, तो आप मारेंगे किसको? पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक, तो अल्बुकर्क को मारेंगे। किसको मारेंगे? अल्बुकर्क को मारें। क्वेश्चन बाई हमको चैप्टर बाई चैप्टर करवाएंगे, हम क्वेश्चन डालेंगे, चैप्टर वाइज होना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है, कोचीन को मुख्यालय बना लेता है, इसी कोचीन को ये मुख्यालय बनाता है। इसका दूसरा काम है कोचीन को मुख्यालय बना लेना, कोचीन को मुख्यालय बना लेना। इसके बाद क्या करता है, इसका तीसरा जो काम है, सबसे बेस्ट जो बार बार पूछा जाता है, 1510, इस डेट देखिए बीच में 1510 में गोवा आप कीजिएगा, 1510 में जीतता है गोवा, और यही गोवा आपको 1961 तक रहता है किसके? पुर्तगाली के अधीन। 1961 तक, भारत की आज़ादी के बाद, संविधान लागू होने के बाद गोवा, दमन, और जो अभी हम द्वीप लिखे 3 जगह, दमन द्वीप जो लिखे अभी आपको हम, यहाँ दमन द्वीप जो दिख रहा है आपको, 1961 में आज़ाद, मैंने आपको फाइनली इसको हटाना पड़ा पुर्तगाली को हमको 1961 में। तो इसी गोवा को यहाँ पर इस समय शासन, गोवा में शासन जो कर रहा था, यहाँ पे गोवा में आदिल शाही वंश था, यूसुफ आदिल शाही, यूसुफ शासक था, यूसुफ आदिल शाह, है ना जी, यूसुफ या आदिल शाह था। इससे गोवा को आपको जीत लिया। क्या किया? जीत लिया, मतलब यूसुफ यादव साहिल से गोवा को छीन लिया। कब? कौन? अल्बुकर्क। तो पूछेगा क्वेश्चन, अल्बुकर्क ने गोवा कब जीता? 1510 में। किसको हरा के जीता? यूसुफ आदिल शाह को जीता, है ना, यूसुफ आदिल शाह को। और गोवा कब तक रहा भारत के उसके अधीन में, पुर्तगाली के अधीन में? 1961 तक रहा। उसके साथ साथ और कौन कौन सा रहा क्षेत्र? तो दमन बोलिएगा और दीव बोलिएगा, ठीक है, ये हो गया। और कुछ नहीं, फिर आपका मलक्का पर भी कब्जा कर लिया, हिंद महासागर पूरा कब्जा कर लिया, तो मलक्का का क्षेत्र भी कब्जा कर लिया, और हॉर्मुज के तट को, फारसी खाड़ी भी कब्जा कर लिया, इस क्षेत्र पर भी कब्जा कर लिया, है ना। इसका एक चीज और नीति जो था, इसकी नीति कि भारत को ईसाई बनाना, ईसाई धर्म, ये आपका नीति। एक आप कम से कम वास्तविक संस्थापक याद रखेंगे, गोवा को जीत लिया, विजित कर लिया, गोवा को विजित कर लिया, ये याद रखेंगे। तीसरा बात, विवाह नीति याद रखेंगे, विवाह, मैरिज पॉलिसी, विवाह नीति। इसकी नीति थी कि ये ईसाई था, इन लोग क्या था? ईसाई। इसकी नीति था कि भारतीय लोगों से विवाह करो। क्या करो? विवाह करो भारतीय लोगों से। और तो अब भारतीय कौन विवाह करेगा इससे भाई? बताइए, कोई ईसाई जो आया है पुर्तगाली, उससे कोई इंडियन लड़की शादी करेगा? अरे यहाँ तो कुमारा रह जाता है लोग, है ना जी, रह जाता है कि नहीं? यहाँ जब कुमारा रह जाता है तो कौन करेगा उसमें भी? तो इसकी एक क्या किया कि ऐसा करो, अगर
फ्रेश लड़की शादी नहीं करती है तो विधवा से करो। क्या करो? विधवा से करो। तो विधवा भी कैसे करेगा? उस समय भारत में सती प्रथा था, पति मर गया तो सती उसको चिता पर जला दिया जा रहा था लड़की, तो बच्ची नहीं थी तो शादी कैसे होगा? तो इसलिए ये आपको अल्बुकर्क ने पूछता है क्वेश्चन, विधवा विवाह मैंने सती प्रथा पर रोक लगा दिया, सती प्रथा पर रोक लगाया। सती प्रथा पर रोक लगाने वाला अल्बुकर्क है पुर्तगाली। रोक लगाया क्यों? अपने हित के लिए, ताकि विधवा बच जाए, पति के साथ जले नहीं सती प्रथा में, और उससे शादी कम से कम किया जाए और भारतीय को ईसाई बनाया जाए, ईसाई बना के पूरे भारत को ईसाई बदल दिया जाए और शासन किया जाए। इसकी रीति थी ये। अभी आपस में अभी आगे चलते देखते हैं हम लोग। तो ये अल्बुकर्क का पॉलिसी इतना याद रखिए। इसकी बात संजोग से बात है 1515 में इसकी मृत्यु हो जाती है, 1515 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े। इसके मिटाएं, मिटाना तो मजबूरी है, मिटाते हैं। चलिए इधर आ देते हैं, इधर छोड़ते हैं, मिटा रहे हैं। देख लीजिए एक बार, आप लोग लिखिए, मिटा जैसे बोले मिटाएं आप तो एकदम एक्टिव अटैक है ना। चलिए एक गवर्नर और याद रखेंगे आप लोग, है ना। जो पूछता है वो बहुत सा गवर्नर हुआ, लेकिन हमको ज़्यादा मतलब नहीं। एक गवर्नर को याद रखेंगे, नीनो दी, सब में दी लगा दीजिएगा, कुन्हा। एक था अल्मेडा, एक था अल्बुकर्क, एक था कुन्हा। कौन था? नीनो दी कुन्हा। इसका शासनकाल, इस डेट नहीं याद रखना इसलिए देते हैं हम सिर्फ, 1529 से लेकर के आपको था 1538 तक। ठीक है, ये आपको याद नहीं करना है, ये आपको इसलिए कि इसके बीच में और लोग गवर्नर थे लेकिन छोड़ दिए कि सिर्फ इसका पूछता है। इसलिए ये काम क्या किया, ये आपका जो बताया अभी मैप में, कोचीन जो था, ये गोवा, ये कोचीन है ना। तो कोचीन से गोवा चल गया। क्या किया? ये आपको कोचीन से गोवा ले गया। क्या ले गया? कार्यालय जो था पुर्तगाली कार्यालय जो पुर्तगाली का था उसको कोचीन से हटा दिया और कहाँ ले चल गया? गोवा ले चल गया। क्वेश्चन करेगा गोवा का जीता था कौन? अल्बुकर्क। कौन जीता? 1510 में गोवा को जीता कौन? अल्बुकर्क जीता था। और इसको आपको कार्यालय कौन बना दिया? मैंने मेन यहाँ से सारा गतिविधि यहीं से होता था, है ना सारा। चलिए एक शहर याद रखिएगा, एक क्वेश्चन भी हमेशा पूछता है कि सेंथोम पर भी कब्जा किया, जो मद्रास में है। ये आपका सेंथोम पे कब्जा किया। हुगली जो आपका बंगाल में है वहाँ कब्जा किया। दमन में किया, चर्चा कर चुके हैं। दीव में किया। मुंबई हुआ कब्जा। गोवा था ही, है ना, कोचीन था ही। इस सारे शहर पे, हिंद महासागर था ही, सारे पर कब्जा कर लिया इन लोग। और ये आपका सब शहर पर कब्जा कर लिया। जो फाइनली दमन और दीव और गोवा, 3 शहर 1961 में जाकर के लास्टली भगाया गया पुर्तगाली को। तब पुर्तगाली यहाँ इस शहर को छोड़ा और यहाँ से भागा। ठीक है, तो नीना दी कुन्हा को आप लोग याद रखेंगे। लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। अब इसका कुछ खासियत, अब गवर्नर नहीं देखना हमको, अब गवर्नर को हम लोग को नहीं देखना है। अब कुछ क्या क्या पुर्तगाली खासियत था इसका, पुर्तगाली क्या क्या काम और किए इसके अलावा। तो एक बात आप देखिएगा, पुर्तगाली का पूछता है क्वेश्चन, आलू कहाँ से आया? आलू बताइए, भारत में आलू तो पुर्तगाली लाया, लेकिन पुर्तगाली अपना नहीं था। कहाँ से आया? मध्य अमेरिका से। आलू, मक्का, ये सब कहाँ से आया? क्वेश्चन हमेशा करता है। संतरा वगैरह जो मौसमी फल है, ये सब कहाँ से आया? वहीं से आया। सब कुछ हम लिखते रहेंगे तो लिखते रह जाएंगे। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पुर्तगाली ही आपको मध्य अमेरिका से क्या क्या लाए? आप लिख दीजिए आलू, फेमस पहले आलू, है ना। उसको आपको तंबाकू लिख लीजिए, मक्का लिख दीजिए। ये सब को लाया है यहाँ पर। आलू पूछता है, आलू बराबर क्वेश्चन, आलू लाने वाला। ठीक है, फिर आपको प्रिंटिंग प्रेस माने छपाई मशीन जो छापते हैं, प्रिंटिंग प्रेस अभी है, जिसका खोज किए थे गुटेनबर्ग।
प्रिंटिंग प्रेस का खोज कौन किया? गुटेनबर्ग। इसको प्रिंटिंग प्रेस को लाने वाला कौन है? पुर्तगाली मारेगा ऑप्शन। कहीं भी मिलेगा क्या मारेंगे? पुर्तगाली। जहां देखे पुर्तगाली वहीं मारे प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है, ये इसका उसका था। इसके बाद और काम क्या किया? हाँ, इसका एक पॉलिसी और देख लीजिएगा आप लोग, पुर्तगाली का कार्टज आर्मेडा। कार्टज पॉलिसी कम से कम देख लीजिए आप लोग। कार्टज मतलब पॉलिसी। कार्टज इसको ऐसे पूरा कहा जाता है, कार्टज आर्मेडा काफिला व्यवस्था। सोच ली, नाम कितना बड़े से है, हंसिएगा आप लोग, नाम देखिएगा तो। कार्टेज मतलब होता है भैया परमिट। क्या होता है? परमिट। अभी मिलता है कि नहीं? बिना परमिट के ट्रक चलाइएगा, बस चलाइएगा? नहीं चलाइएगा। तो इस शुरू कौन किया? पुर्तगाली। परमिट लीजिए पहले आप। अगर आपको हिंद महासागर में घुसना है, इस महासागर पानी में आना है, इसमें बिजनेस करना है, इसलिए नाव लाना है, कुछ भी लाना है, नाव लाना है आपको इधर हिंद महासागर में, अरब सागर में, तो पहले परमिट लीजिए। किससे? पुर्तगाली से, कार्टेज। फिर आपको आर्मेडा, वहाँ का शासक था, आर्मेडा था, उसको फोर्स बल देता था, आर्मेडा बल देने वाला था इस प्रणाली को, व्यक्ति के नाम। अब काफिला मतलब नहीं कहते काफिला जा रहा है, मोदी का काफिला जा रहा है, नीतीश का काफिला जा रहा है, मतलब नाव चलता था पीछे पीछे, कहीं कोई गलत नहीं हो रहा है उसको कब्जा करो। तो ये आपको कार्टेज आर्मेड पॉलिसी था। और यहाँ तक आप जान लीजिए कि मुगल शासक जो यहाँ पर था इस समय, अकबर, वो भी आपको निःशुल्क ही राजा था। सोचिए आप, ध्यान देने वाली बात है कि ये पुर्तगाली 1500 के आसपास आते हैं, और उस समय हमारा शासनकाल मतलब 1556 जो इसमें अकबर का शासनकाल यहाँ था। और अकबर जो है कार्टेज परमिट बनवाया अपना। अकबर को बिजनेस करना है और वो पुर्तगाली से परमिट लिया, मतलब फ्री ही लिया, निःशुल्क ही था, लेकिन परमिट लिए ना आप राजा होके एक यूरोपियन कंट्री से परमिट ले रहे हैं। आपको दिखाई नहीं पड़ा है कि आगे क्या होने वाला है? भगाए क्यों नहीं इसको? यही गलती शासक कर बैठा और आगे भुगतना पड़ा भारत को। तो ये आपको इसलिए से हम पढ़ा दिए इसको, इसमें जोश आना चाहिए आपको, इसमें आपको खून खौलना चाहिए इस कार्टेज पॉलिसी को देख करके, परमिट के पॉलिसी को देख के। आपको ब्लड नहीं खौले, वो रक्त नहीं, वो ब्लड नहीं, है ना? वो खून नहीं, पानी है जो इसको देख के खौले नहीं। ठीक है, चलिए, तो ये पुर्तगाली का पॉलिसी, पुर्तगाली खत्म हुआ आपका। एक और बारीकी से देखेंगे हम लोग हर चीज़ को, और कोशिश करते हैं अभी डच पढ़ा देते हैं 5 मिनट में, उसके बाद अंग्रेज नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मिटा दें इसको, चलिए, कि डच भी छोड़ दें, जैसा कोई बोलने वाले तो है नहीं। ऑल इन ऑल मैं डच पढ़ा देता हूँ। चलिए, इधर बाद में मिटेगा, जहाँ तक काम है वहाँ तक काम कर लिया जाए बोर्ड का। चलिए, अब आइए डच जो था निवासी है। डच कहाँ के निवासी थे? नीदरलैंड कहिए या हॉलैंड कहिए, हॉलैंड या अभी भी नीदरलैंड के निवासी को डच कहा जाता था, के निवासी को डच कहा जाता था। अच्छा, शॉर्ट पड़ता है इसलिए हम लोग डच बोलते हैं, है ना? हॉलैंड बोल सकते थे लेकिन डच बोलते हैं, जैसे इंडियन हम लोग हैं, है ना? वैसे ही उन लोग डच है। ये क्वेश्चन करेगा आपसे कि पहले कौन आया? तो पुर्तगाली बता चुके हैं। कब आया? तो 1498 में वास्को डी गामा। फिर कौन आया? आने में कौन है फिर? डच 1595। देखिए, डच 1595-96 आया। फिर कौन आया? आने वाला कुछ जाति बता रहे हैं, सिर्फ आने वाला। फिर आया अंग्रेजी 1600 में। फिर कौन आया? डेनिश 1616 में। फिर कौन आया? फ्रांसीसी 1664 में। फिर कौन आया? स्वीडिश 1731 में। यहाँ देखेंगे डेट 31 या 31 होना चाहिए। ठीक है, ये आने का क्रम है उनका। लेकिन अगर कंपनी देखिए क्या होता है, यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे डच की अंग्रेज, पुर्तगाली तो पुर्तगाली पहले आया। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी अगर बात किया जाएगा, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी
मतलब क्या हुआ, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी सब ईस्ट की तरफ है, सब जितना नाम जुट जाएगा इस सब में जुटेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी सब में जुटेगा, क्योंकि इंडिया की तरफ आता था ईस्ट की तरफ। ये आया पहला ये, फिर लेकिन कंपनी कहेगा तो अंग्रेजी पहले फिर आया, कौन आया, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में। तब आपके फिर करेंगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में। देखिए यहाँ कन्फ्यूजन, आने के क्रम में डच पहले आया, आने के क्रम में डच पहले आया, लेकिन कंपनी बाद में स्थापना किया, कंपनी बाद में बनाया। 1600 पहले अंग्रेज बना लिया, 1602 में बनाया। आया था पहले भारत ही, इसलिए पहले पढ़ा रहे हैं डच को, पहले पढ़ा रहे हैं हम लोग डच के, इसीलिए पहले डच को पढ़ा रहे हैं, पहले अंग्रेज को नहीं पढ़ा रहे हैं। अब पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे अंग्रेज को, तब पढ़ाएंगे अंग्रेज को, क्योंकि पहले डच आया है। कंपनी का स्थापना बाद में हुआ, कंपनी पूछेगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602, पहले डच का स्थापना हुआ कि पहले अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो आपको इंग्लिश इसका है ना। चलिए, तो डच का पहला यात्री जो था, पहला यात्री याद रखें दोस्तों, पहला यात्री जैसे आपको पुर्तगाली में वास्को डी गामा को याद रखते हैं, वैसे ही पहला यात्री में इसको याद रखेंगे कार्नेलियन, लड़की नहीं है, कार्नेलियन एक लड़की आप याद कीजिएगा। मौर्य वंश में कार्नेलियन विवाह होता है चंद्रगुप्त मौर्य से, है ना। सिलिकस निकेटर शादी करता है, कार्नेलिया थी वो कौन थी, कार्नेलिया। एक कार्नेलियन हाउटमैन है, याद नहीं रहेगा जी, हाउटमैन है ना, याद रहेगा। कार्नेलियन है जो चंद्रगुप्त मौर्य से शादी किया था सेल्यूकस निकेटर, और याद रहेगा कार्नेलिया। और हॉटमैन है, लड़की है तो गर्म तो रहेगा ही, हॉटमैन है ना, तो कार्नेलियन हॉटमैन हो गया। तो कार्नेलियन हॉटमैन पहला आया, कब आया था, 1595-96 में आया था। कब आया था, 1595-96 में आया था, डच आया था, ठीक है। और ये पहुंचा कहाँ, भारत पहले आया कार्नेलियन हॉटमैन की, कहाँ गया पहला, तो सुमात्रा गया, इंडिया पहले नहीं आया है। ये सुमात्रा कहाँ है, इंडोनेशिया का द्वीप है, इंडोनेशिया का एक द्वीप है सुमात्रा, वहाँ पहुँचे गया। क्योंकि डच का पॉलिसी था, डच लोग का, और डच का अगर पूछेगा प्रथम कोठी, जैसे उसका आपको 1502 में इसका प्रथम कोठी का स्थापना कब हुआ, तो आप बताएंगे 1605 में। कब हुआ, 1605 में। वहाँ पर पुर्तगाली का प्रथम कोठी 1603 में, कोचिन में। इसका प्रथम कोठी 1605 में। कहाँ पर प्रथम कोठी बनाया था, मसूलीपत्तनम या मछलीपत्तनम भी कह दीजिए, मछली ज़्यादा होता है, मछलीपत्तनम। मछली मतलब मछली, पत्तन मतलब क्या होता है, बंदरगाह नगर। तो मछलीपत्तनम किधर है जी, आंध्र प्रदेश में, यहाँ पर है। ये अगर इंडिया है तो इधर है मछलीपत्तनम, ठीक है, मसूलीपत्तनम या मछलीपत्तनम में स्थापना किया था पहला। दूसरा यात्री नहीं, पहली कोठी, प्रथम फैक्ट्री यहाँ। दूसरी कोठी कहाँ स्थापना किया, दूसरी कोठी जो स्थापना किया इन लोग, वो आपका किया था कालीकट में, जहाँ पर आपको वास्को डी गामा आया था। कालीकट है ना, कालीकट दीर्घकार होगा, कालीकट, ओ सॉरी नहीं, कालीकट नहीं, पुलिकट में जी, क्या पुलिकट में, कहाँ पर, पुलिकट में स्थापना किया था। इस जगह पे इतना, इसमें सारा गतिविधि यहीं से करता था, सारा गतिविधियाँ यहीं से होती थी उसकी। यहीं पर आपको पैगोडा को जगह नहीं है, स्वर्ण का सिक्का था, स्वर्ण का, सोना का सिक्का था उन लोग का, किसका, डच का। पैगोडा याद रखेंगे, पैगोडा स्वर्ण सिक्का, यहाँ ढलाई यहीं होता था, पुलिकट में लोग ढलाई करता था इसका, है ना, स्वर्ण सिक्का का ढलाई यहीं करता था। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी पूछेगा आपसे कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुई, तो यहाँ लिख चुके हैं आपको हम, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1602 में हुई थी। कब हुई थी, 1602 में हुई थी, है ना, 1602 में हुई थी। और डच जो है आपका, डच एक चिंसुरा जगह है बंगाल में, हुगली के पास बंगाल में है चिंसुरा। वहाँ पर 1653 ईस्वी में एक फैक्ट्री स्थापना किया था डच का ही आपको ज़्यादा ध्यान देना है। और डच व्यापार क्या करता था, मेनली मसालों पर ज़्यादा ध्यान देता था, मसालों पर व्यापार ज़्यादा करता था। क्यों, क्योंकि डच को भारतीय मसाला ज़रूरत था, गोलकी का, नमक का। वहाँ यूरोप में जाकर लोग कच्चा मांस उस पर जो खाता था, नमक का बुरादा, ठंडा प्रदेश है नीदरलैंड, हॉलैंड, वहाँ पर बुरादा डाल करके इन लोग खाता था, ठीक है। इसीलिए इसको मसालों की ज़्यादा आवश्यकता थी। और मसालों का व्यापार जो करता था डच, किससे करता था ज़्यादा, आपको सुमात्रा से, इंडोनेशिया से,
पूछता है क्वेश्चन। और भारतीय से क्या करता था वो, भारतीय से करता था आपका बिजनेस कपड़ों का, ज़्यादा कपड़ों का व्यापार कर, मसाला का भी करता था, ज़्यादा कर रहे हैं, ज़्यादा कपड़ों का और मसालों को ज़्यादा सुमात्रा से करता था व्यापार डच लोग। ठीक है, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुई? 1602 में। चिंचुरा में कब हुआ? 1653 में, याद रखेंगे दो। चिंचुरा में आपका प्रथम कोठी 1605 में मसूलीपट्टनम में, प्रथम कोठी 1605 मसूलीपट्टनम, दूसरी कोठी पुलिकट, दूसरी कोठी पुलिकट। स्वर्ण का सिक्का कहाँ ढलाई होता? पैगोडा, पैगोडा स्वर्ण सिक्का क्या कराता था? पैगोडा। कहाँ ढलाई होता था? पुलिकट में, है ना। और ये आपका डच का हुआ। डच का पतन क्या हुआ? पूछता है डचों का पतन कौन किया? हम लोग नहीं किए भाई, भारतीय कुछ नहीं करता किसी को, भारतीय तो बुलाता है सबको, भारतीय का खून है, सबको बुलाता है, आक्रमण करो, आके हम पे लड़ो, हम साथ देंगे, अपने के खिलाफ साथ देंगे, अपने के खिलाफ लड़ेंगे। तो डचों का पतन जो होता है अंग्रेज कर देता है, अंग्रेज के साथ इसका युद्ध होता है, इसको कहते हैं बेदरा का युद्ध। बेदरा कौन सा युद्ध है? बेदरा का युद्ध है ये आपका। बेदरा का युद्ध बंगाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बेदरा जगह कहाँ पड़ता है? बंगाल में ही है। ये आपका युद्ध जो 1759 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1759 में बेदरा का युद्ध होता है, याद रखेंगे, बेदरा का युद्ध होता है और डचों का पतन हो जाता है, डच का अंत हो जाता है। कौन अंत कर दिया? अंग्रेज कर दिया। मतलब डच भारत से भाग गए। कब भागे? 1759 में भाग गए। इसलिए भागे और हम भी भागे, ये भागे हम भी भागे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे दोस्तों, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, थम्स अप वगैरह ठोकते रहिए बीच बीच में। ठीक है, थैंक यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।